क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आई है? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास पढ़ने के बाद आप यही कहोगे कि सर इससे बेहतरीन क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। और मैंने आपसे वादा किया है कि आप हमारी क्लास को पढ़ने के बाद किसी भी YouTube चैनल पर चले जाना, किसी के भी नोट्स उठा लेना या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलत हो जाए। आज मैं बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं, तो बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलते हैं और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है आज का पहला प्रश्न? यह कह रहा है कि माध्यमिक स्कूल में बच्चे के समाजीकरण में जो परिवार की भूमिका है वो क्या होती है? अनावश्यक हो जाती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में कम हो जाती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में बढ़ जाती है, या प्रारंभिक बाल्यावस्था के जितनी ही रहती है? जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से एक एक बच्चे का आंसर होना चाहिए। देखो भाई, मेरी बात को ध्यान से समझना। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे ज्यादा वो किसके संपर्क में रहता है? परिवार के संपर्क में रहता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा परिवार के संपर्क में रहता है। उसके बाद जैसे ही वो किस में आता है? मध्य बाल्यावस्था में आता है। फिर वो स्कूल जाने लगता है। अब वो दोस्तों के टच में भी आता है, टीचरों के संपर्क में भी आता है। तो इसका मतलब यह है कि पहले वो ज्यादातर किसके संपर्क में रह रहा था? परिवार के संपर्क में रह रहा था। अब किसके संपर्क में रह रहा है? दोस्तों के भी रह रहा है, शिक्षकों के भी रह रहा है। तो अब क्या होगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में कम हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में परिवार की भूमिका ज्यादा रहती है, फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? उससे कम हो जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अरे प्रारंभिक बाल्यावस्था के जितनी क्यों रहेगी? आप यहां से सोचो, एक एक बात को बहुत अच्छे से सोचो, क्वेश्चन के पीछे लॉजिक को समझो। मैं हमेशा यह कहता हूं कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। यह कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चा जो होता है वो परिवार के ज्यादा संपर्क में रहता है, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल वगैरह तो जाता नहीं है। अब बच्चा स्कूल भी जाने लगा है तो उसके समाजीकरण में स्कूल की भूमिका भी बढ़ जाएगी, दोस्तों की भी बढ़ जाएगी, टीचरों की भी बढ़ जाएगी। तो परिवार की पहले ज्यादा थी, अब वो कम नहीं हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। आप ऐसे सोचो, पहले वो परिवार के साथ ही टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा था, अब वो स्कूल में भी जाने लगा है तो परिवार के साथ जो समय बिता रहा है अब वो कम बिता रहा है। तो उसकी तुलना में क्या हो गया? कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, एक एक बात दिमाग में बिल्कुल छप जानी चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है? कथन और तर्क का क्वेश्चन है। जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, क्या यह उनकी आलोचना थी? आगे कहता है बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जीन पियाजे की यह आलोचना थी क्या कि उसने समाज और संस्कृति की कोई बात नहीं की थी। आपसे अगर यह पूछे कि पियाजे की क्या आलोचना थी, तो पियाजे की यह आलोचना थी कि उसने समाज और संस्कृति की बात नहीं की थी, क्योंकि समाज और संस्कृति को जो महत्वपूर्ण माना था वो वाइगोत्स्की ने माना था। दिमाग में बिल्कुल छापना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, आपसे कहेगा कि समाज और संस्कृति को किसने महत्वपूर्ण माना, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि समाज और संस्कृति को किसने महत्वपूर्ण माना था? आप कह देना समाज और संस्कृति को जो महत्वपूर्ण माना वो वाइगोत्स्की ने माना था। किसने माना था? वाइगोत्स्की ने माना था। पियाजे जी ने कहा था
कि जिस चीज की बात वाइगोत्स्की ने कर दी मैं उसका नाम तक नहीं लूंगा। प्याजे ने क्या कहा कि जिस चीज की बात वाइगोत्स्की ने कर दी, वाइगोत्स्की मेरा दुश्मन है, मैं उसकी कोई बात नहीं मानूंगा। इसीलिए प्याजे ने क्या करा, ना तो समाज की बात की, ना संस्कृति की बात की, और इसी वजह से प्याजे की क्या होती है, आलोचना होती है, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत में समाज और संस्कृति को महत्व नहीं दिया था। तो ये कह रहा उनकी आलोचना ये है कि उनके द्वारा दिया गया जो विचार था कि बच्चे सक्रिय प्राणी है, ये आलोचना नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे कहता है बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, सीधे दिमाग में छाप लेना। सीखना जो है वो एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना कैसी प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो एक्टिव होकर के सीखता है। वो आपसे कहेगा कि निष्क्रिय होकर के सीखता है, पैसिव होकर के सीखता है, तो जहां निष्क्रिय शब्द की बात हो उसे देखते ही काट देना है, क्योंकि सीखना जो है वो एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, एक्टिव प्रोसेस होता है, इसीलिए ये भी कट जाएगा। इसीलिए ए और आर दोनों गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है, प्याजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताओ भाई, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में कौन सा कारक है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गतिविधि, अनुकूलन, भाषा या पुनर्बलन। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जीन प्याजे ने यह कहा था कि बच्चा जो है वो नन्हा वैज्ञानिक है और वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। तो आपसे इस तरह से भी पूछ लेता है कि जीन प्याजे के अनुसार जो ज्ञान है, जो ज्ञान का मतलब जो भी नॉलेज बच्चा सीख रहा है वो कैसे सीखता है, तो आप कह देना बच्चा जो है ज्ञान का स्वयं निर्माता होता है। क्या होता है, ज्ञान का स्वयं निर्माता होता है, यानी कि खुद ही ज्ञान की रचना करता है। यह बात किसने कही थी, जीन प्याजे ने कही थी कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। अब भाई ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा, वो वातावरण में क्या करेगा, क्रिया करके सीखेगा। क्रिया का मतलब है एक्टिविटी करके सीखेगा, गतिविधियों के माध्यम से सीखेगा। भाई उन्होंने कहा कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और ज्ञान की रचना स्वयं करता। भाई ज्ञान की रचना कैसे होगी, कैसे बच्चा सीखेगा, तो वो वातावरण के साथ क्या करेगा, क्रिया करके सीखेगा। क्या करेगा, क्रिया करके। क्रिया करने को ही क्या कहते हैं, एक्टिविटी करना, गतिविधि के माध्यम से सीखेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर वो आपसे ये कहते था, बात को अच्छे से समझना, अगर वो प्याजे की जगह आपको वाइगोत्स्की दे देता तो आप क्या आंसर लगाते, जल्दी से बताओ। अगर वो प्याजे की जगह वाइगोत्स्की दे देता, और देगा ये एग्जाम में, ऐसे नहीं मैंने लिख दिया, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे जाएंगे। इस बात की पूरी गारंटी है कि ये एग्जाम में आपके जरूर आएंगे। एक एक बात दिमाग में बिल्कुल छाप लेना। तो अपने दिमाग में बहुत ही सिंपल वर्ड में, देखो मैं सबसे सिंपल तरह से आपको बता रहा हूं, जो चीजें महत्वपूर्ण है वो ही आपको बताई जा रही हैं। वाइगोत्स्की ने केवल 3 चीजों को महत्वपूर्ण माना था। कितनी चीजों को, 3 बातें महत्वपूर्ण बताई थी। पहली थी समाज, दूसरी थी संस्कृति और तीसरी थी भाषा। इस बात को दिमाग में छाप लेंगे कि वाइगोत्स्की ने 3 चीजों को महत्वपूर्ण बताया था। किसको, समाज, संस्कृति और भाषा को। किसको, समाज को, संस्कृति और भाषा को। तो इनमें से समाज, संस्कृति, भाषा कौन सा है, भाषा है। तब वो सी होगा। तब क्या होगा, सी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, एक एक बात दिमाग में छप जानी चाहिए। चलता हूं जी अगले प्रश्न की तरफ। और क्या कहता है,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कौन से युग्म का मिलान सही है? यानी कि आपको अवस्था दी है और अवस्थाओं की विशेषता दी है, तो ये कह रहा कौन सा जो मिलान है वो सही है। बात को अच्छे से समझना। क्या संवेदी चालक अवस्था में बच्चा मूर्त समस्याओं पर तर्क कर पाता है? क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतिवृत्ति सोच और विकेंद्रीकरण करने लगता है? क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व या जीववादी सोच करता है? या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त सोच होती है? जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो, मूर्त समस्याओं पर जो बच्चा तर्क करेगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करेगा। किस में करेगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करेगा, इसलिए ये कट जाएगा। जो प्रतिवर्ती सोच और विकेंद्रीकरण होगा ये बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए ये भी गलत होगा। वस्तु स्थायित्व जो करता है बच्चा वो संवेदी पेशीय अवस्था में करता है, इसलिए ये भी गलत होगा। जबकि अमूर्त सोच जो होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। तो दो बातें लिख लेना, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगर आपसे कहे अमूर्त सोच तो आप कह देना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपसे कहे परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, यह भी आपसे कहेगा कि परिकल्पित का मतलब होता है कल्पना के आधार पर तर्क लगाना। कल्पना के आधार पर तर्क लगाना, तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो बच्चा करता है वो किस अवस्था में करता है? तो वो भी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आपसे पूछता है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग जो बच्चा करता है वो किस अवस्था में करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस बात को। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग जो बच्चा करता है वो किस अवस्था में करता है? आप कह देना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। बहुत बढ़िया। चलता हूं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्या कहता है, बात को बहुत अच्छे से समझना। एक बच्चा तर्क देता है, यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। तो यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? उत्तर पारंपरिक नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। एक एक बच्चा दिमाग को बिल्कुल खोल करके बैठ जाए। एक एक चीज दिमाग में ऐसे छाप दूंगा कि आप भूलना भी चाहोगे फिर भी नहीं भूल पाओगे। एक एक बात दिमाग में सीधे हिट हो जानी चाहिए। देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तर में बांटा। कितने स्तर में बांटा? 3 स्तर में बांटा था। पहला था पूर्व नैतिक स्तर, बात को ध्यान से समझना, या इसी को कहते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर। अच्छे से समझना बात को। पहला था पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा था पारंपरिक स्तर, दूसरा क्या था? पारंपरिक स्तर था, और तीसरा जो था वो था उत्तर पारंपरिक स्तर। क्या था? उत्तर पारंपरिक स्तर था। कौन सा था? उत्तर पारंपरिक स्तर था। अब मेरी बात को बहुत ही अच्छे से समझोगे, एक एक बच्चा अच्छे से दिमाग में फिट करेगा। देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग ने आपसे पूछे कि नैतिक विकास को कितने स्तर में बांटा? 3 स्तर में। कैसे याद रखोगे? कुछ याद नहीं करना। पहले में पूर्व जुड़ जाता है। देखो, पहले में क्या होगा? पूर्व जुड़ जाएगा, दूसरे में पूर्व हट जाएगा, और तीसरे में या तो उत्तर जुड़ जाएगा या पश्चिम जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये दो तो है ही नहीं, ये दोनों तो स्तर ही नहीं है। तो ये 3 स्तर हुए। कितने स्तर हुए? 3। कैसे याद करा? आपको कुछ याद नहीं रखना है। देखो, पहले में पूर्व लग जाएगा, दूसरे में पूर्व हट जाएगा, और तीसरे में या तो पश्चिम लग जाएगा या उत्तर लग जाएगा। ऐसे ही अगर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बात करूं तो पहले में प्री लग जाएगा,
दूसरे में प्री हट जाएगा और तीसरे में पोस्ट लग जाएगा। अब बात को अच्छे से समझना, पूर्व का मतलब होता है पहले, पारंपरिक का मतलब होता है नैतिकता। यहां से समझना, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने खाना खा लिया, आप कहोगे सर बिल्कुल खा लिया। मैं कहूं खाना खाने से पूर्व, तो आप कहोगे खाना खाने से पूर्व मैं भूखा था। भाई यही तो मतलब हुआ, आपने खाना खा लिया। खाना खाने से पूर्व का मतलब क्या है? पूर्व का मतलब पहले, जब तक आपने खाना नहीं खाया, इसका मतलब आप भूखे थे। तो ऐसे ही पारंपरिक का मतलब होता है नैतिकता। अब नैतिकता से पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि नैतिकता से पहले, इसका मतलब नैतिकता नहीं थी। भाई नैतिकता से पहले का मतलब क्या था? कि नैतिकता बच्चे के अंदर नहीं होती। तो आपसे अगर यह पूछे कि कोहलबर्ग की वो कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता का अभाव होता है, लैक ऑफ मोरालिटी होती है, एब्सेंस ऑफ मोरालिटी होती है, तो आप कह दोगे वो पहला स्तर है। कैसे याद रखा? कुछ याद ही नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूं कॉन्सेप्ट को समझो, दिमाग में बिल्कुल उतार दूंगा। अगर आपने एक क्लास देख ली, उस क्लास को देखने के बाद ही दिन के दिन टेस्ट लगाकर देख लेना। अगर आपका स्कोर ना बढ़ जाए तो जीवन में मत पढ़ना, इस बात की पूरी गारंटी। अब बात को अच्छे से समझो। पारंपरिक का मतलब होता है नैतिकता, पूर्व का मतलब पहले, यानी कि नैतिकता से पहले का मतलब है कि बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती, नैतिकता का अभाव होता है। आपसे कहे नैतिकता का अभाव किस में होता है, आप कह देना पहले स्तर में। अब दूसरे स्तर में क्या हो गया है? पारंपरिक का मतलब नैतिक स्तर। इसका मतलब बच्चे के अंदर नैतिकता आ गई है। सर नैतिकता आने का मतलब क्या होता है? तो नैतिकता आने का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है कि बच्चा जो नियम कानून होते हैं उनको मानने लगता है। नियम कानून को मानने लगता है, वो ये समझने लगता है कि मैं समाज का जिम्मेदार नागरिक हूं और जो नियम कानून बनाए गए हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। जैसे बड़े हैं तो हमें बड़ों से नमस्ते करनी चाहिए, जैसे ट्रैफिक लाइट है उसका पालन करना चाहिए, चोरी हमें नहीं करनी चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, यानी कि वो समाज का जिम्मेदार नागरिक होता है। नैतिकता आने का मतलब है वो ये सोचता है कि ये जो नियम कानून बने हैं हमारे लिए बने हैं, हमें इनका पालन करना चाहिए। तो आपसे कहेगा बच्चा नियम कानून का पालन करने लगा है, तो इसका मतलब उसके अंदर नैतिकता है। ये दूसरा स्तर होगा। अब उत्तर पारंपरिक का मतलब है, पारंपरिक का मतलब नैतिकता, उत्तर का मतलब उसके स्तर से भी ज्यादा। अब एक बात बताओ, कोई चीज आपके स्तर से अगर ज्यादा हो जाएगी क्या करोगे? मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूं, आपकी क्षमता है 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए तक आपकी क्षमता है, मैं आपको 500 करोड़ दे दूं, आप क्या करोगे? बताओ, आपको अगर मैं 500 करोड़ दे दूं तो आप क्या कहोगे? मम्मी ये जो एलईडी है इसको बदल दो, इसकी जगह एक बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए। मम्मी ये जो बेड है ये बेकार हो गया, इसे बदल दो। मम्मी ये जो घर है ये अब पुराना हो गया, एक बंगला बनाते हैं, इसे बदल दो। मम्मी ये क्या सोफा है, बढ़िया वाले सोफा लाओ ना, अब इसे बदल दो। तो जब कोई चीज आपके स्तर से ज्यादा होती है तो आप बदलाव की बात करते हो। किसकी बात करते हो? बदलाव की बात करते हो। ऐसे ही जब नैतिकता स्तर से ज्यादा हो गई तो आप ये सोचने लगोगे कि ये जो नियम कानून है ये हमारे लिए बने हैं, अगर हमें जरूरत पड़े तो इन्हें बदल देना चाहिए। यही तो वो कह रहा है कि बच्चा ये कह रहा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है, तो बदलने की बात कह रहा है। इसका मतलब वो क्या होगा? उत्तर पारंपरिक नैतिकता होगा। इस तरह से भाई समझा दिया है कि आप भूलना भी चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कह रहा है कथन दिया हुआ है कि शिक्षकों को बच्चे की बुद्धि लब्धि आईक्यू मापने के लिए बुद्धि लब्धि के मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या यह बात सही है?
आगे तर्क कहता है कि बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। आज आपको एक ऐसा टॉपिक बता रहा हूं जहां से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। दिमाग में आज बिल्कुल सेट कर लेना। देखो, हमारी शिक्षा व्यवस्था एक ही बात कहती है और वो कहती है कि हमें बच्चे को खोजकर्ता बनाना है। क्या बनाना है? खोजकर्ता बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। ठीक है, तो हमें बच्चे के लिए कभी भी मानक निर्धारित नहीं करने हैं। क्या निर्धारित नहीं करने हैं? मानक निर्धारित नहीं करने हैं या मानकीकृत परीक्षण नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण कभी नहीं लेना है, यानी कि हमें बच्चे के लिए स्टैंडर्ड सेट कभी नहीं करने। अब क्यों नहीं करने? अब मेरी बात को अच्छे से समझना। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमें बच्चे को क्या बनाना है? खोजकर्ता बनाना है कि बच्चा क्रिया करके सीखे। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि बच्चे को हमें मानक निर्धारित कर दो। इसका मतलब क्या है? आप बच्चे को बांध रहे हैं। हमें बच्चे को बांधना नहीं है, क्योंकि खोजकर्ता का मतलब है कि हमें बच्चे को खुला छोड़ना है। हमें बच्चे को खुला छोड़ना है। जैसे 2 कबूतर होते हैं। एक कबूतर वो होता है जिसे आप यूं ही उड़ा देते हो और एक कबूतर वो होता है जिसके पैर में आप एक धागा लपेट कर उड़ा देते हो। तो दोनों में से खोजकर्ता कौन सा हुआ? जिसके पैर में धागा नहीं है, क्योंकि जिसके पैर में धागा है वो उतना ही ऊंचा उड़ पाएगा जितना उस धागे की लंबाई होगी। ऐसे ही मानकीकृत परीक्षण होता है, ऐसे ही स्टैंडर्ड सेट करना होता है। आप बच्चे के लिए जितना स्टैंडर्ड सेट कर दोगे, बच्चा उतना ही सोच पाएगा। उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो उतनी ही विकसित हो पाएगी। इसीलिए कभी भी बच्चे के लिए स्टैंडर्ड सेट नहीं करने हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जहां मानक की बात हो या मानकीकृत की बात हो, उसे देखते ही काट देना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब समझ गए सर। सिंपल बात हो, मैं बताए करो सर कि देखते ही काट देना। ऐसा सुन के तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है कि ये देखा, काट दो। इसे सुन के तो सर मजा ही आ जाता है। ऐसे लगता है कि ऐसे बता दो ना, कतई सिंपल, क्योंकि बच्चा ये चाहता है कि मुझे मेहनत करनी ही ना पड़े। कोई ऐसा बता दो जी, 1 पॉइंट बता दो कि 30 के 30 सही हो जाए, ऐसा सोचते हो आप। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि के मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल करना ही नहीं है। तुरंत काट दिया। मानकीकृत परीक्षण कभी लेना ही नहीं है, इसीलिए दोनों गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। चलते हैं जी अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? समाज की संस्कृति पुरुष और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। इसका तात्पर्य क्या है कि जेंडर एक जैविक संरचना है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जेंडर आनुवांशिक कारकों से तय होता है, जेंडर ना तो जैविक है और ना ही सामाजिक है। मैं हमेशा कहता हूं कि लड़कियां बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। सती से लेकर बाल विवाह, दहेज बनाया हमने है, समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है, इन लड़कियों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। ये लड़का है, ये लड़की है। लड़का ये नहीं कर सकते, लड़की ये नहीं कर सकती। ये सब किसने बनाया है? समाज ने बनाया है। समाज ने बनाया है। इसीलिए जिस चीज को समाज बनाता है उसी को बोलते हैं सामाजिक संरचना। जिसका निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है उसको ही बोलते हैं सामाजिक संरचना। तो ये संस्कृति हुई, पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण हुआ, ये सब किसने किया है? समाज ने किया है। और जिस चीज का निर्धारण समाज करता है उसी को बोलते हैं सामाजिक संरचना। इसीलिए जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलता हूं जी अगले प्रश्न की तरफ। और क्या कहता है? आकलन। आकलन क्यों किया जाता है? इसका मतलब यह है
सीखने को सुनिश्चित करने के लिए, तनाव और चिंता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। बच्चों के नामीकरण और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए एक अच्छी रणनीति है। या को बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो, अब मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। आपको अपने दिमाग में बिल्कुल एक बात फिट रखनी है कि हमें दो बच्चों के बीच में कभी भी कंपटीशन कराना ही नहीं है, प्रतिस्पर्धा कभी करानी ही नहीं है। तो जहां भी प्रतिस्पर्धा की बात हो उसे तुरंत काट देना। सर क्यों नहीं करानी है प्रतिस्पर्धा? क्योंकि प्रतिस्पर्धा इसलिए नहीं करानी है प्यारे बच्चों, क्योंकि इस दुनिया में प्रत्येक बच्चा अलग होता है। चाहे दो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, फिर भी एक बच्चा दूसरे से पूरी तरह से भिन्न होता है। जब प्रत्येक बच्चा अलग होता है, सभी के सीखने की क्षमता अलग होती है, तो हम कंपटीशन कैसे करा सकते हैं? इसीलिए जहां प्रतिस्पर्धा की बात हो उसे देखते ही काट देना है। काट दिया जी। हमें बच्चे का कभी भी नामीकरण नहीं करना है। बच्चे का नामीकरण नहीं करना है। जहां नामीकरण की बात हो उसे भी तुरंत काट देना। ठीक है। अब सीखने में तनाव और चिंता उत्पन्न करने के लिए नहीं किया जाता है आकलन, इसलिए यह भी कट जाएगा। इससे क्या होता है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। चलता हूं जी अगले प्रश्न की तरफ। और क्या कहता है? समावेशन के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? आपसे पूछा है कि समावेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, यह आपसे पूछा है। बताओ भाई। यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी हुई प्रक्रिया के रूप में देखता है। समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग हैं उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूलन पर केंद्रित है। समावेशन से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है, या इस प्रक्रिया में स्कूल सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तिगत रूप में देखता है। देखो, मेरी बात को अच्छे से समझ लेना और यहां छाप लेना दिमाग में। समावेशन का मतलब होता है सभी को एक साथ। भाई, समावेशन का मतलब होता है मिला देना। क्या करना? मिला देना। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ यह हुआ कि हमें बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो रंग का हो, जाति का हो, लिंग का हो, या किसी भी प्रकार की विकलांगता हो, हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। सभी को एक साथ जोड़ करके शिक्षा देनी है। तो सभी को एक साथ जोड़ करके शिक्षा देना, यह ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसका मतलब हमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना। तो आपसे कहेगा, क्या कहेगा? कि समावेशी शिक्षा जो है वो केवल दिव्यांग बच्चों के लिए, आप कह देना नहीं, समावेशी शिक्षा जो है वो सभी बच्चों के लिए है। क्योंकि समावेश का मतलब होता है सभी को मिला देना। तो ये केवल दिव्यांग के लिए नहीं है, सभी के लिए है। इसीलिए ये कट जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, इसीलिए बी ही सही नहीं है। क्योंकि ये कह रहा समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्तियों के लिए नहीं, समावेशन सभी के लिए है। समावेशी शिक्षा वो होती है जो सभी को समाहित करती है। क्लियर हुई बात? चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। बताओ भी, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सहायक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थी को गतिशीलता में मदद करेगा? छड़ी, ब्रेल लिपि, श्रवण में मदद करने वाले उपकरण, या आवर्धक लेंस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखो, अब मेरी बात को अच्छे से समझना। गतिशीलता का मतलब जब भी वो कहे, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं, वरना इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, जब ये क्वेश्चन आया था तो 98% बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाए थे। आपको यकीन नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स भी देख सकते हो, केवल 2% बच्चे ही ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को कर पाए थे। 98% बच्चा
इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? देखो गति क्या करती है, आप अपने अंदर ये देखो कि आपके अंदर कौन सी चीज है जो आपको गतिशीलता देती है। तो ये जो पैर होते हैं ये आपके अंदर क्या देते हैं? गतिशीलता देते। पैर ही गतिशीलता देते। देखो सिंपल वे में बता रहा हूं, मुझे यहां से यहां आना है, मैं किसके द्वारा आया? पैरों के द्वारा आया। अब एक बात बताओ, इसका मतलब हमें हेल्प कहां चाहिए? पैरों में हेल्प चाहिए। किस में हेल्प चाहिए? चलने में हेल्प चाहिए। किस में? गतिशीलता का मतलब है चलना। तो हमें हेल्प किस में चाहिए? चलने में चाहिए, क्योंकि गति कौन करेगा? पैर। गतिशीलता का मतलब है चलना, तो चलने में कौन सी चीज हेल्प करेगी? लेंस। अरे लेंस आंखों पर मदद करते। क्या लेंस के द्वारा आप चल लोगे? नहीं चल पाओगे। लो मैं लेंस दे रहा हूं, क्या चल लोगे लेंस को? नहीं चल पाओगे। ये क्या मदद करेगा? अरे सुनने में दिक्कत नहीं है, सुनने के उपकरण क्यों देने हैं? बात कर रहा है वो चलने की, और तुम दे रहे हो सुनने का। क्यों दे रहे हो? दिक्कत तो चलने में हो रही है ना, इसलिए ये भी नहीं होगा। ब्रेल लिपि जो होती है, आपको मैंने बताया, वो दृष्टि बाधित के लिए होती है। जो बच्चा देख नहीं सकता वो छूकर चीजों को सीख सकता है, इसलिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है कि बच्चा छू करके चीजों को सीख सके। बच्चे के सामने क्या होता है? इस तरह से उपकरण होता है, उसमें 6 नुकीले बिंदु होते, इस पर बच्चा छू करके चीजों को सीख सकता है, ना कि वो गतिशीलता देता है। इसीलिए गतिशीलता के लिए क्या होगा? छड़ी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। अरे बाबा क्या करते हैं? आपका ऐसे छड़ी लेके, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? बेटा मेरे लिए 2 रोटी दे देना। फिर वो अपनी छड़ी से चले जाते हैं, फिर छड़ी लेके आ जाते हैं। तो छड़ी की मदद से वो क्या करते हैं? गतिशीलता। तो चलते हैं, गति का मतलब चलना। तो चलते फिरने, चलने में क्या चीज सहायक होगी? छड़ी सहायक होगी। यही तो चलने में मदद करेगी। बताओ इनमें से कौन सी चीज है जो चलने में मदद करेगी? ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया। बहुत बढ़िया। चलता हूं जी अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? बच्चों को नई अवधारणा से परिचित करवाने का क्या क्रम होना चाहिए? आपको बच्चे को एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना है, नई अवधारणा सिखानी है, तो आप किस क्रम को फॉलो करोगे? ये आपसे पूछा है। अज्ञात से ज्ञात पढ़ाओगे, उच्च क्रम से निम्न क्रम पढ़ाओगे, अमूर्त से मूर्त पढ़ाओगे, या सरल से जटिल पढ़ाओगे? जल्दी से बताओ कौन सा क्रम होना चाहिए? जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, जब हम किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो पहले उसे ज्ञात चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना है, ना कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसलिए यह गलत हो जाएगा। हमें निम्न क्रम से उच्च क्रम की तरफ पढ़ाना चाहिए, ना कि उच्च से निम्न की ओर। हमें मूर्त से अमूर्त पढ़ाना चाहिए, ना कि अमूर्त से मूर्त। हां, हमें सरल से जटिल की ओर पढ़ाना चाहिए। पहले हमें सरल चीजें सिखानी चाहिए, फिर जटिल का मतलब है जिसे आप मुश्किल बोलते हो, तो पहले सरल चीजें कराओ, बाद में मुश्किल चीजें कराओ। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलता हूं जी अगले प्रश्न की तरफ, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जिसे बच्चा समझ नहीं पाता है, लेकिन आज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यह कह रहा है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी की क्या विशेषता होती है? उन्हें विफलता का कम डर, विफलता का मतलब होता है फेल होना, फेल होने का कम डर लगता है। क्षमता का वाधिकिक दृष्टिकोण होता है, यानी कि वृद्धिशील दृष्टिकोण होता है। विफलता का कम डर, क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण होता है। या विफलता का उच्च भय और क्षमता का वाधिकिक दृष्टिकोण होता है, या विफलता का उच्च भय, क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण होता है। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, एक एक बच्चा दिमाग में बिल्कुल छाप लेगा, एक बार में ही दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा। एक होता है महारत लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, और इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों निपुणता लक्ष्य उन्मुखी।
इसी को महारत लक्ष्य उन्मुखी कहते हैं, इसी को निपुणता लक्ष्य उन्मुखी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मास्टरी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। क्या बोलते हैं? मास्टरी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बोलते हैं। तो हमेशा हमें बच्चे से महारत हासिल करवानी है, बच्चे से निपुणता हासिल करवानी है। तो हमें जो बच्चे को पढ़ाना है वो महारत हासिल करवाने के लिए ही पढ़ाना है, निपुणता हासिल करवाने के लिए ही पढ़ाना है। आप कहोगे क्यों पढ़ाना है? क्योंकि ये जो जुड़ा होता है आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ा होता है। और इसका जो दृष्टिकोण होता है वो वृद्धिशील दृष्टिकोण होता है। वृद्धिशील का मतलब होता है कि बच्चा इसके द्वारा क्या करता रहता है? ज्ञान में वृद्धि करता रहता है। जैसे मैं अब आपको बताऊं कि मैं डेली सीडीपी को पढ़ता रहता हूं। मैं क्यों पढ़ता रहता हूं? मैं सो भी रहा हूं तो भी आप मुझे सीडीपी का टेस्ट दे देना, मैं 30 में से 30 कर दूंगा। फिर भी मैं क्यों पढ़ता रहता हूं? क्योंकि मुझे महारत हासिल करनी है। तो जिस बच्चे को महारत हासिल करनी है, इसका मतलब उसे क्या करना है? अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है। इसका मतलब जब आप डेली पढ़ते रहोगे कि और पढ़ूंगा और पढ़ूंगा और पढ़ूंगा, आपको यह सोच के पढ़ना है कि मुझे बस महारत हासिल करनी है। इसका मतलब आपके ज्ञान में क्या होती रहेगी? वृद्धि होती रहेगी। तो यह क्या होगा? वृद्धिशील दृष्टिकोण होगा। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, मैं हमेशा यह क्यों कहता हूं कि जिस बच्चे को फेल होने का डर है उसे मैं टॉपर बनाऊंगा। आप टॉपर के लिए पढ़िए। जिस दिन आप टॉपर बनने के लिए पढ़ोगे आपको फेल होने का डर कभी नहीं लगेगा। बच्चा मेरे पास आता है, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि हमसे वो बच्चा पढ़े जो पहली बार में ही टॉपर बनना चाहता हो, जिसे चाहे बिल्कुल कुछ नहीं आता हो। एक बच्चा वो होता है जो हमसे कहता गुरुजी कैसे भी करूं बस पास हो जाऊं। अगर आप पास होने के लिए पढ़ोगे, देखो अगर आप खजूर से गिरोगे तो यह जरूरी है कि आप जमीन पर ही गिरोगे, लेकिन अगर आप आसमान से गिरोगे तो यह जरूरी नहीं है कि आप जमीन पर ही गिरो। यह जरूरी हो सकता है कि आप खजूर पर भी गिरोगे। आपने कभी ऐसे बच्चे को फेल होते हुए नहीं सुना होगा जो टॉपर बनने के लिए पढ़ता है। महारत का मतलब है टॉपर बनना है। मुझे तो बस टॉपर बनना है सीटेट के अंदर। जिस बच्चे की सोच ये होगी कि मुझे टॉपर बनना, वो जीवन में फेल ही नहीं हो सकता। फेल वो ही बच्चा होगा जो पास होने के लिए, गुरुजी मैं कैसे भी हो जाऊं बस पास हो जाऊं, तुमसे मिल लूंगा, हे भगवान जी 2100 रुपए का प्रसाद तुम्हें चढ़ा दूंगा क्योंकि हमारे घर वालों ने मैं बहुत परेशान किया हुआ हूं। तो इसीलिए कभी भी अगर पढ़ो तो महारत हासिल करने के लिए पढ़ो कि मुझे 150 में से 150 लाने हैं, सीडीपी में 30 में से 30 लाने हैं। सर समुंदर पेश कर दो, पी जाऊंगा, लेकिन इस बार टॉपर बनकर दिखाऊंगा। तो जो बच्चा इस सोच के साथ पढ़ता है वो जीवन में कभी फेल नहीं होगा। आप ऐसे सोच के साथ पढ़ना कि मुझे हर सब्जेक्ट में 30 में से 30 लाने। आपका अगर दिन खराब भी हुआ, मैं मानूंगा आपके 140 नहीं तो 130 आएंगे, 30 नहीं तो 120 आएंगे, 110 आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके 82 भी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बच्चे इसीलिए महारत हासिल करने के लिए पढ़ना है। तो इससे क्या होगा? फेल होने का कम डर लगेगा, फेल होने का डर लगेगा ही नहीं। आप ऐसे आज सोच लेना कि मुझे टॉपर बनना है, आपको फेल होने का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा? क्षमता का वाधिकिक दृष्टिकोण होगा। और फेल होने का क्या होगा? विफलता का डर कम लगेगा। भाई फेल होने का डर क्यों लगेगा? क्योंकि आप तो महारत हासिल करने के लिए पढ़ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलता हूं जी अगले प्रश्न की तरफ। और क्या कहता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की तो समझ बना लेते हैं? बात को अच्छे से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना ली, ठीक है, परंतु यह नहीं समझ पाते
कि क्रिया जो है परिवर्तनीय है और उनका निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करता है। वो संवेदीगामक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त होती है या अमूर्त होती है। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब बच्चा यहां पर क्या सोचता है, बच्चा इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता रहा हूं, जब ये क्वेश्चन आया आप सच में यकीन नहीं करोगे, 99% बच्चा इस क्वेश्चन को कर नहीं पाया। 99% बच्चा कर नहीं पाया, केवल 1% ही बच्चा कर पाया। बात को अच्छे से समझो। वो कह रहा वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं। अब बच्चा सोचता है कि वस्तु स्थायित्व तो बच्चा जो करता है वो संवेदीगामक में करता है और वो इसको टिक लगा देता है, जबकि ये गलत है। आगे भी तो कह रहा है, उसकी बात यहां पर खत्म नहीं हुई है। अगर वो ये कहता कि बच्चा वस्तु स्थायित्व कर लेता है तो मैं आपकी बात से सहमत था कि आप इसे लगा दो, लेकिन उसकी तो बात यहां पर खत्म हुई ही नहीं है। वो तो आगे भी कह रहा है, क्या कह रहा, परंतु यह नहीं समझ पाता कि क्रिया परिवर्तनीय है, यानी कि पलटकर वापस भी आ सकती हैं, रिवर्सेबल भी हैं। तो बच्चे के अंदर रिवर्सेबिलिटी नहीं होती। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आज मैं फिर बता रहा हूं, 99% क्वेश्चनों पर यह फिट बैठेगी। जब आपको कुछ समझ में ना आए और वो ये कहे कि नहीं कर पाता है, देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इतनी बेहतरीन ट्रिक कोई नहीं बताएगा। 99% फिट बैठेगी, 100% तो नहीं बैठेगी। मैं आपसे कहूं 100% बैठेगी, 99%। जब आपसे वो कहे कि नहीं कर पाता, आप कह देना दूसरी अवस्था है। कौन सी है? दूसरी अवस्था है। अगर आपसे वो ये कहता है कि करने लगा है, तो आप कह देना तीसरी अवस्था है। जैसे वो कह रहा नहीं समझ पाता, तो आप कह देना दूसरी अवस्था है। अगर वो कहे कि परिवर्तनीय हो गई है, तो तीसरी अवस्था है। जैसे वो आपसे कहेगा कि क्रमबद्धता नहीं कर पाता, बताओ भाई, क्रमबद्धता नहीं कर पाता, कौन सी अवस्था है? आप कह दोगे दूसरी अवस्था है। मैं कहूं वर्गीकरण नहीं कर पाता, आप कह दोगे दूसरी अवस्था है। मैं कहूं क्रमबद्धता करने लगा है, आप कहोगे तीसरी अवस्था है। मैं कहूं वर्गीकरण करने लगा है, आप कह दोगे तीसरी अवस्था है। तो जहां नहीं शब्द दे वो दूसरी अवस्था को बताता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि संरक्षण का अभाव, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, लेकिन आज के बाद होगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। अभाव का मतलब क्या होता है? कि संरक्षण को नहीं कर पाता, संरक्षण को नहीं कर पाता। जिस क्वेश्चन में वो ये कहे कि इस चीज को बच्चा नहीं कर पाता है, तो आप कह देना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर वो ये कहे कि करने लगा है, तो आप कह देना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो संरक्षण का अभाव है, इसका मतलब बच्चा संरक्षण को नहीं कर पाता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर वो कहता कि संरक्षण करने लगा है, तो आप कह देता क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बात समझ में आई? तो ये कह रहा कि ये बात तो सही थी कि अगर वो ये कहता वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेता, अगर सिर्फ वो वस्तु स्थायित्व की बात कहता तो आप सही थे, बिल्कुल संवेदीगामक लगा देते। लेकिन आगे ये भी कह रहा है कि ये तो बना लेते हैं, यानी कि ये तो बन गई, आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि क्रियाएं रिवर्सेबल है। तो बच्चे के अंदर अगर वो कहे रिवर्सेबल है तो तीसरी अवस्था, और रिवर्सेबल नहीं है तो दूसरी अवस्था। तो इसमें कह रहा रिवर्सेबल नहीं है तो दूसरी अवस्था, ऑप्शन नंबर 20